Okay. ओके, हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस के अंदर। क्या ओके, हाँ, तो क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? वी आर स्टडिंग क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5, सॉरी चैप्टर नंबर 6। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? वी आर स्टडिंग क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। व्हाट वी आर स्टडिंग? वी आर स्टडिंग क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब तक हम इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अगर उन बहुत सारी चीजों को अगर हम देखें तो लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में समझा था हमने, किस तरह से बात की थी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का इंडियन इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है। क्या पढ़ा था बेटा हमने? कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का इंडियन इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, वो भी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, याद करो, चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। वह हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था रिसोर्सेज का, और वो क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ा था अलग अलग बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कई सारे बेसिस हमने देखे थे। ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे बेटा आज हम इन इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन समझेंगे। क्या समझेंगे हम? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट बेसिस पर, अलग अलग बेसिस पर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती है, कितने टाइप की होती है, क्या होती है, वो सब चीजें आज हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। आज का टॉपिक हमारा वही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। देखो, हम सब जानते हैं कि मान लो कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है ना, कोई भी क्या है, कोई इंडस्ट्री है। अब इंडस्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, इनको क्या करना है? प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। तो हम इंडस्ट्रीज का बेसिक जो बेसिस हमने बनाया ना, वो ये बनाया है कि इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, उस रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कहां से हो रही है, उसके बेसिस पर हमने इंडस्ट्रीज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया। फर्स्ट वन इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, सेकंड वन इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। कितने पार्ट में डिवाइड किया बेटा हमने? 2 पार्ट्स में। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, सेकंड वन इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्या डिफरेंस है दोनों में? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती है कि जिनके अंदर प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल आएगा ना, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आएगा। फॉर एग्जांपल हम बात करें जैसे कॉटन इंडस्ट्री में प्रोडक्ट कहां से आता है? कॉटन कहां ग्रो होता है? फार्म्स के अंदर। वूलन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रबर वो ट्रीज से मिलता है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। शुगर इंडस्ट्री शुगर केन से, टी इंडस्ट्री प्लांटेशन के थ्रू, कॉफी इंडस्ट्री, एडिबल ऑयल जैसे मस्टर्ड ऑयल आपको बनाना है, सरसों का तेल, तो कहां से आएगा वो? सरसों कहां से आएगी? मस्टर्ड कहां से आएगा? फार्म से, एग्रीकल्चर से। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको रॉ मटेरियल मिलता है, वो कहां से मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है। वो क्या कहलाती है बेटा? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती है। क्लियर है ये बात? सेकंड टाइप हमने देखा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। कौन सी होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज? सेम बात कि इनके लिए रॉ मटेरियल कहां से आएगा? ऐसी इंडस्ट्रीज जिनमें रॉ मटेरियल मिनरल से आता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन कहां मिलता है? खेतों में थोड़ी ग्रो होता है आयरन। कहां होता है? जमीन के नीचे मिलता है, मिनरल है वो। सीमेंट इंडस्ट्री, लाइमस्टोन, इसके अंदर जो भी चीजें लगती है वो सब कहां होता है? मिनरल के रूप में काम आता है। एल्यूमिनियम, बॉक्साइट मिनरल है, और एल्यूमिनियम बनाने के लिए मशीन टूल्स बनाने के लिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो सब क्या है? मिनरल्स है।
पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए जितना भी प्रोडक्ट चाहिए वो सब क्या आता है, रॉ मटेरियल जो एज ए मिनरल के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो सिंपल सा मीनिंग है बेटा, दोज इंडस्ट्रीज इन विच रॉ मटेरियल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम minerals are known as mineral based industries, and those industries in which raw material is obtained from agricultural products are known as agro based industries. क्लियर? कोई डाउट है सबको? अगर क्लियर है तो सारे बच्चे एक बार माइक ऑन करके रिप्लाई कर दें। चलिए आगे बढ़े बेटा अपन, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट टाइप कौन सा है बेटा हमारा? नेक्स्ट टाइप पे आपका अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। अब इनका रोल क्या है, किस आधार पर, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर या किसी भी टाइप की इंडस्ट्री में इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, इनका की रोल क्या है, उसके बेस पर हमने इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया वापस टू पार्ट्स में। पहला कौन सा है? बेसिक और की इंडस्ट्रीज। कौन सा है बेटा? पहला बेसिक और की इंडस्ट्री, और सेकेंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। देखो इनको ना हम दो टाइप से पढ़ते हैं, इनको इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज भी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं इनको अपन? इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री भी इनको कह सकते हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो किनका होता है? ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। ऐसी इंडस्ट्रीज जो ऐसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है जो आगे जाकर किसी इंडस्ट्री में ही यूज होना है। एक इंडस्ट्री के अंदर उस ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके अंदर जो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है ना, वो ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है जिनका यूज एज ए मशीन, एज ए टूल किसी दूसरी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के लिए किया जाएगा। जैसे कोई भी आयरन की इंडस्ट्री है, वहां पर मशीनें बन रही है, वो मशीनें किस काम आएंगी बेटा? किसी दूसरी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करने के काम में आएंगी। तो ऐसी इंडस्ट्रीज क्या कहलाती है? बेसिक और की इंडस्ट्रीज। क्योंकि जब तक ये इंडस्ट्रीज नहीं होंगी प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा दूसरी इंडस्ट्रीज में। आज हम बात करें, हम यहां पर पढ़ा रहे हैं आपको, आप पढ़ रहे हो, ये बोर्ड की बात करें, ये बोर्ड पर मैं पढ़ा रहा हूं तो ये तो हो गया बड़ा बड़ा कंज्यूमर इंडस्ट्री का पार्ट, लेकिन इस बोर्ड को बनाने वाली फैक्ट्री किसमें आएगी? बेसिक और की इंडस्ट्रीज में आ जाएगी। या इस बोर्ड के अंदर जितने भी पार्ट्स लगे हैं उनको बनाने वाली फैक्ट्री किसमें आएगी? बेसिक और की इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाएगी। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? कंफर्म? चलिए, तो वही लिखा है यहां पर कि दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके अंदर जो प्रोडक्शन होता है ना, उस प्रोडक्शन को वो दूसरी इंडस्ट्री को एज ए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा देती हैं। क्या कहलाती है बेटा? आपकी बेसिक और की इंडस्ट्री। जैसे इनमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होगी, कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री होगी, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री हो गई। क्लियर है? अगला कौन सा? कंज्यूमर इंडस्ट्री। मतलब इनके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है ना, उनको डायरेक्टली हम यूज कर रहे हैं। इनके अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। टोमेटो अगर हम डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं तो टोमेटो का जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, वो कंज्यूमर इंडस्ट्री में आ जाएगा। लेकिन टोमेटो कहां जा रहा है? एज ए रॉ मटेरियल फैक्ट्री में जा रहा है। क्यों? क्योंकि टोमेटो से क्या बनना है? केचप बनना है। तो वो टोमेटो का प्रोडक्शन क्या कहलाएगा? बेसिक और की इंडस्ट्री। आई जस्ट होप कि आप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो कंज्यूमर इंडस्ट्री कौन सी होती है? दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स। जहां पर प्रोडक्शन जो होता है ना, वो ऐसे प्रोडक्ट्स का होता है जिनको कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करता है। फॉर एग्जांपल शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सीविंग मशीन, सिलाई मशीन, फैंस एटसेट्रा, जो पंखे चल रहे हैं। क्लियर? इन पंखे बनाकर हमको दे दिए, हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन इन पंखों को बनाने के लिए जो लोहा लगा है, प्लास्टिक लगा है, वो कहां बना है? किसी दूसरी इंडस्ट्री में। तो वो क्या कहलाएगा? पहला वाला बेसिक और की इंडस्ट्री, दूसरा वाला कंज्यूमर इंडस्ट्री। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा, एक बात और मैं बताना भूल गया कि ये है ना, ये क्लासिफिकेशन कौन सा? एज ए रॉ मटेरियल यूज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे का पूरा चैप्टर आपका इन्हीं दोनों चीजों को हमें डिटेल में पढ़ना है। आगे हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। क्लियर? आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्लासिफिकेशन हम देखते हैं किसके बेस पर बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। पैसा कितना लगा है। तो ये दो टाइप की हैं, एक तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री
और दूसरी लार्ज स्केल इंडस्ट्री। सीधी सी बात है, ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपीज से कम है, जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट क्या है, लेस देन 1 करोड़ रुपीज है, वो तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती है। फॉर एग्जांपल टॉय इंडस्ट्री, छोटे छोटे खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री है कोई, उसके अंदर 1 करोड़ रुपए से कम का इन्वेस्टमेंट हो रखा है, क्या कहलाएगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल, जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है, जैसे आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस लगते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए, क्या कहलाएगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो इन्वेस्टमेंट का फिगर है ना, लेस देन 1 करोड़ या 1 करोड़ और मोर देन 1 करोड़, ये समय के हिसाब से चेंज भी होता रहता है, कई बार बदला भी है। जैसे किसी जमाने में 25 लाख था, बढ़कर 50 लाख हुआ और अब 1 करोड़ हो गया। पहले 25 लाख वाली इंडस्ट्री स्मॉल स्केल होती थी, उसके ऊपर की सारी लार्ज स्केल मानी जाती थी, बाद में 50 लाख हुआ और अब वो 1 करोड़ हो गया। क्लियर, कोई डाउट है यहां तक, आगे बढ़े तो ये क्लियर है अपना। अगला हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, किसके बेस पर बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मालिक कौन है, कौन सी किसी भी इंडस्ट्री का मालिक कौन। अगर हम बात करें तो ये 4 पार्ट में, पब्लिक इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री और है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री और कॉपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है बेटा, 4 पार्ट्स में। कौन कौन से 4 पार्ट्स है, फर्स्ट वन इज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, सेकेंड वन इज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, थर्ड वन इज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री एंड फोर्थ वन इज कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। क्लियर, अच्छा बात करते हैं बेटा प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो। दोज इंडस्ट्रीज which are owned and operated by government, either state government or central government or by both of the government। लेकिन वो उसमें है कौन, केवल सरकार ही है। क्लियर, वही लिखा है owned and operated by government। इसके एग्जांपल है भेल, सेल, ये सब इंडस्ट्रीज हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल का मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल का मतलब है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है ना। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो पूरी तरह से किसके कंट्रोल में, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। दूसरा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज मतलब जिनका ऑनरशिप, जिनका कंट्रोल पूरा किसके हाथ में हो, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के हाथ में हो। जैसे रिलायंस प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है, ठीक है ना। टिस्को, टाटा इंडस्ट्री ऑफ स्टील कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्री, हिंदुस्तान लीवर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि प्राइवेट ऑनर्स के हाथ में है। इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड या डाबर लिमिटेड एटसेट्रा। क्लियर, आगे बात करें। अगला कौन सा है बेटा, कि जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, जब पब्लिक प्लस प्राइवेट मतलब सरकार, कौन, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स मिलकर क्या करते हैं, कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, तो वो क्या कहलाती है बेटा, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री कहलाती है। अच्छा, जरूरी नहीं कि सरकार और प्राइवेट इंडिविजुअल ही मिले, 2 लोग भी मिल सकते हैं, 2 प्राइवेट इंडस्ट्रीज मिल सकती है, वो भी क्या कहलाएंगी, जॉइंट वेंचर ही कहलाएगा। क्लियर है यहां तक, वही लिखा है यहां पर, देखना कि जॉइंटली रन बाय द स्टेट, स्टेट है ना, गवर्नमेंट है यहां पर स्टेट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट, एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, सरकार और कोई प्राइवेट आदमी या बहुत सारे प्राइवेट आदमी मिलकर, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, ठीक है ना, जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। क्लियर, अच्छा नेक्स्ट क्या है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। कौन सी होती है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका ऑनर कौन है, वहां पर काम करने वाले लोग, जो वर्कर्स है ना उसके अंदर काम कर रहे हैं, वही उसके ऑनर से वही मैनेज करते हैं। जैसे अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी, अमूल का जो दूध आता है ना, अमूल जो कंपनी है, वो अमूल कंपनी किसी पर्टिकुलर आदमी की नहीं है, वहां के जो फार्मर्स हैं जो मिल्चिंग करते हैं, मिल्चिंग करके मिल्क की सप्लाई करते हैं कहां पर, अमूल के फार्म्स के अंदर, अमूल के जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उसके अंदर, वहां से वो पैकेट्स में पैक होकर हमको अवेलेबल होता है। तो ये जो अमूल के अंदर जो ऑनर कौन है, वही फार्मर्स ऑनर है, जो क्या कर रहे हैं, वहां पर सप्लाई कर रहे हैं। वहां जो प्रोड्यूसर है वही सप्लायर है, वही प्रोड्यूसर है, तो वही लोग क्या है, ऑनर है।
क्लियर? क्या लिखा है? ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। वर्कर्स, ये वहां पर काम करने वाले लोग ही ओनर है, या प्रोड्यूसर और वर्कर दोनों ही ओनर है, और बोथ। क्लियर है बेटा? कोई डाउट नहीं है? दे पूल इन द रिसोर्सेज, वो सब मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं, एंड शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस प्रोपोर्शनली, और जिसने जितना पैसा लगाया है उसी रेशो में वो प्रॉफिट और लॉस को भी डिवाइड कर लेते हैं। सो सच एग्जांपल्स आर द शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, द कोयर इंडस्ट्री इन केरला। कोयर क्या होता है? जूट की तरह आता है ना, जूट की तरह बनता है, जो नारियल के पेड़ों से बनता है, ठीक है, दैट इज नोन एज कोयर। फिर नारियल की रस्सी जो होती है ना, कई बार सुना होगा आपने नाम, एक तो जूट की होती है, नारियल की रस्सी होती है, वो नारियल वाला जो होता है ना वो कोयर कहलाता है, ठीक है ना। तो ये इसके एग्जांपल्स है, शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड कोयर इंडस्ट्री इन केरला। एक बात याद रखना, महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव्स बहुत अच्छे हैं। महाराष्ट्र में मैक्सिमम इंडस्ट्रीज आपको कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज ही देखने को मिलेगी। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और क्लासिफिकेशन देखते हैं बेटा। इसका क्या है? इसका एक और क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स। किसके बेस पर? कि जो रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स है उसका वजन कितना है, उसके बेस पर। दो टाइप है, पहला हैवी इंडस्ट्री और दूसरा लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री कौन सी होगी? ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके अंदर रॉ मटेरियल भी क्या होता है? बहुत भारी होता है, और उनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं ना वो भी बहुत भारी होते हैं। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन बहुत हैवी होता है, उससे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो भी हैवी होंगे, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? हैवी इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री तो वो लिखा है, जैसे आयरन एंड स्टील, दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स, जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स, कॉपर, एल्यूमिनियम, वजन में हल्के होते हैं, इनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो भी हल्के होते हैं। क्या कहलाती है बेटा? वो लाइट इंडस्ट्री। सो क्लियर है यहां तक? सो दैट्स ऑल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। आपका यहां पर कौन सा टॉपिक कंप्लीट होता है बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है। तो बस खत्म, काम खत्म हमारा? नहीं, आगे भी है। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया, क्या बताया? कि ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया किसके बेस पर? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इनको इन डिटेल हम आगे अब चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब आप ये समझ सकते हो कि हमारे चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर में हम क्या करेंगे, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना वो अलग से इन डिटेल नहीं है। अब हम केवल इन डिटेल किसको पढ़ेंगे? हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को इन डिटेल कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। आज हम शुरू करते हैं आगे अगला टॉपिक, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्या शुरू करते हैं बेटा अपन? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। नाम से पता है, क्या पता है नाम से? कौन सी होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज? अभी हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ गए हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके अंदर जो रॉ मटेरियल आता है वो कहां से आता है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती है। बहुत सारी हो सकती है, कॉटन इंडस्ट्री हो सकती है, जूट इंडस्ट्री हो सकती है। जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन, टेक्सटाइल, ये सब एक ही कैटेगरी होगी ना, कपड़ा ही तो है ये सब। शुगर इंडस्ट्री हो गई, ईडेबल ऑयल इंडस्ट्री हो गई। इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल। क्लियर है ना यहां तक? तो अब आगे आपका जो चैप्टर है ना उसमें जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है उसमें सिर्फ दो टाइप की इंडस्ट्रीज को डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज शुगर इंडस्ट्री। कितनी इंडस्ट्रीज को डिटेल एक्सप्लेन किया गया है बेटा? दो। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री और सेकेंड वन इज शुगर इंडस्ट्री। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो हम ब्रेक करेंगे तो उसमें दो पढ़ेंगे, एक तो हम कॉटन टेक्सटाइल के बारे में पढ़ेंगे और एक हम जूट टेक्सटाइल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो हम बेसिकली यहां पर है ना 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ेंगे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फिर पढ़ेंगे हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फिर हम पढ़ेंगे जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फिर हम पढ़ेंगे शुगर इंडस्ट्री। क्लियर? शुरू करें अपन। सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, नो डाउट। कौन सा सेक्टर है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन एक लाइन आपकी बुक में लिख दी जाती है कि इसका जो रोल है ना वो हमारे कंट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना वो हमारी कंट्री के अंदर एक स्पेशल पोजीशन रखती है। इसका एक स्पेशल एक हमें प्लेस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बेटा हमें? इसका एक स्पेशल प्लेस देखने को मिलता है। किसका?
टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। ठीक है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या रखती है अपने यहां पर, अपने आप में ध्यान से समझेंगे बेटा, एक यूनिक पोजीशन है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्या है बेटा, एक यूनिक पोजीशन हमें देखने को मिलती है। चलिए, क्या है बेटा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक यूनिक पोजीशन है। अब वो यूनिक पोजीशन कंट्री के अंदर क्यों है? वाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैव यूनिक पोजीशन इन द कंट्री? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन, कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब हम ये बात करें ना, तो इंडिया के अंदर अगर टेक्सटाइल प्रोडक्शन की बात करें तो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो किसका है? टेक्सटाइल का है। इंडिया में टेक्सटाइल का प्रोडक्शन बहुत है। अब टेक्सटाइल में आपका कॉटन भी आ गया, जूट भी आ गया, सिंथेटिक भी आ गया, यार्न का प्रोडक्शन भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन क्या है, अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इसमें काम करने वाले लोग भी ज्यादा होंगे, इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी तो इसमें काम करने वाले लोग भी क्या होंगे बेटा? ज्यादा होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी खूब है। खूब सारे लोग क्या करते हैं बेटा? इसके अंदर काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? इसके अंदर खूब सारे लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट खूब मिलता है इसके अंदर। अब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों को रोजगार मिल रहा है किसके अंदर? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो इसका एक इंपॉर्टेंट, इसी वजह से एक यूनिक पोजीशन रखती है कौन सी इंडस्ट्री? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कहां पर? इंडिया में। अगला रीजन क्या है? फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, हम उसको क्या करते हैं? एक्सपोर्ट भी करते हैं। डोमेस्टिक नीड तो पूरी कर ही लेंगे, साथ में एक्सपोर्ट भी करेंगे। अब एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या आएगा? पैसा ही पैसा आएगा, है ना? पैसा ही पैसा, वो भी किस में आएगा? इंडियन करेंसी में नहीं आएगा, फॉरेन करेंसी में आएगा। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी ज्यादा फॉरेन करेंसी होगी वो कंट्री क्या करेगी? उतनी ही ज्यादा डेवलप होगी। क्लियर? इकोनॉमिक कंडीशन उसकी उतनी स्ट्रांग होगी। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे जीडीपी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। ये वेल अंडरस्टूड सी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ रिलिएंट, आत्मनिर्भर है, पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। हम एग्जांपल लें बेटा किसका? हम एग्जांपल लें आयरन इंडस्ट्री का। आयरन के अंदर हमें रॉ मटेरियल चाहिए, आयरन वो इंडिया में मिल जाता है, लेबर हमें इंडिया में मिल जाती है। लेकिन उस आयरन इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाली जो मशीनें हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उसके लिए आज भी हम विदेशों के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। इंडिया के पास पूरी टेक्नोलॉजी नहीं है। हम लें अगर आईटी सेक्टर का एग्जांपल, तो आईटी सेक्टर के लिए जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, वो इंडिया का थोड़ी ना है। लेकिन पूरा आईटी सेक्टर किसमें चल रहा है? माइक्रोसॉफ्ट पे। गूगल इंडिया का थोड़ी ना है, लेकिन पूरा आईटी सेक्टर किसमें चल रहा है? गूगल पे चल रहा है। तो हम सेल्फ रिलिएंट उनमें नहीं है। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या है? सेल्फ रिलिएंट है। इसका एग्जांपल आपको दिया है बेटा इस चार्ट के अंदर। आपकी बुक में एक ग्राफ दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है। देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले वो जो कॉटन के फ्लावर्स बनते हैं, क्या बनते हैं बेटा? कॉटन के फ्लावर्स, उनको प्लग कर लेते हैं फार्मर्स, फार्मर्स प्लग करते हैं, वो रो फाइबर इंडिया में बन गया। उसको फिर स्पिनिंग होती है, स्पिनिंग से क्या बनाया जाता है? उससे यार्न, वो इंडिया में बन जाता है। उससे फिर उसको फिर वीव करके, वीविंग मतलब बुनना, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके उससे फिर फैब्रिक बनाया जाता है, कपड़ा बन गया। अब कपड़े के बाद क्या होगा? उसके ऊपर डाइंग होगी, फिनिशिंग होगी, कलर किया जाएगा कपड़े को। कपड़े को कलर करने का काम इंडिया में हो जाता है। और उससे फिर गारमेंट, देखो कपड़ा बन गया, क्लॉथ बन गया, और उससे गारमेंट, दोनों में अंतर है। कपड़ा फैब्रिक मतलब वो जो थान वाला कपड़ा होता है ना? फैब्रिक मतलब जो शर्ट बन गई उससे, है ना? उसको एक वेयरिंग कंडीशन में आ गया, वो गारमेंट कहलाएगा। तो सब काम इंडिया में हो रहा है, सारा काम कहां हो जाता है? इंडिया में। हमें कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है। सेल्फ रिलिएंट हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है तक? तो दैट्स ऑल फॉर योर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके आगे बढ़ेंगे ना अपन, तो इसका एक सब पार्ट आ जाएगा हमारे पास, जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। किसके बारे में बात करेंगे अपन अब? नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। किसके बारे में बात करेंगे बेटा आज अपन? टुडे वी विल टॉक अबाउट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्या है ध्यान से समझना। अच्छा, हम बात करें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की,
तो देखो इसको जब समझने के हम प्रयास करते हैं ना बेटा, तो इसको तीन तरीके से, तीन फेजेस में समझते हैं अपन। पहला पोस्ट इंडिपेंडेंस, पहला क्या है बेटा, पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आजादी के बाद। कब का समझ रहे हैं अपन, पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आजादी के बाद, ठीक है। एक हम बात करें प्री इंडिपेंडेंस मतलब आजादी के पहले, और उसके भी पहले आ जाएं तो बिफोर कॉलोनाइजेशन, जब हम गुलाम नहीं थे। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो उस समय भी अवेलेबल थी। कब, जब हम गुलाम नहीं थे। ये टाइम पीरियड हो गया कौन सा, एंशिएंट इंडिया वाला, है ना। कौन सा टाइम पीरियड हो गया बेटा, ये एंशिएंट। तो एंशिएंट इंडिया की बात करें तो उस समय लेकिन जो हमारे यहां पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो किसके ऊपर डिपेंड थी, हैंड स्पिनिंग, चरखे के ऊपर। गांधी जी वाला चरखा सबको याद होगा, हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग, और घर पे ही वो चटाई लगा लगा के, है ना। मैंने आपको ध्यान हो तो प्रिंटिंग वाले जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 में सारी इमेजेस आपको दिखाई थी, ठीक है। तो उनके थ्रू काम होता था यहाँ पर। वीविंग की जगह स्पिनिंग, वो हैंड स्पिनिंग की जगह स्पिनिंग जेनी आ गई थी, उसके बारे में पढ़ा था हमने। उसके बाद क्या आ गया बेटा, 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में 18th सेंचुरी का मतलब 1700 के एंड के आसपास क्या हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा था। मतलब 1800 में क्या होने लगा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। लंदन में, अलग अलग जगह, इंग्लैंड में सब जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, इंडिया में भी आने लगी थी चीजें। और उस समय क्या आ गई थी, फिर मशीन मेड मशीन्स आ गई थी, पावर लूम्स। जो काम अब तक चरखे से हो रहा था उसकी जगह क्या आ गई थी, स्पिनिंग जेनी। मशीनों से चलने वाले कॉटन टेक्सटाइल के अंदर चीजें आ गई थी, काम होने लगा था। इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहली सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल कहां लगाई गई, मुंबई में। कब लगाई गई, 1854 में। इंडिया में द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल कहां स्टेब्लिश की गई बेटा, मुंबई में। कब, 1854 में। क्लियर। हालांकि क्या था कि जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे ना, तो उनके आने के बाद हमारा जो कॉटन टेक्सटाइल था ना, उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। सफर्ड ए सेटबैक ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। किसको, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को। ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 कनेक्ट कर लेना। नहीं याद है तो मैं बता देता हूं क्या था। ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने यहां से रॉ मटेरियल को ज्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, तो इंडिया में प्रोडक्शन ऑलमोस्ट क्या हो गया था, बंद हो गया था। इंडियन वीवर्स क्या कर गए थे, हाथ मलते हुए रह गए थे, उनके पास काम ही नहीं बचा था। तो ये एक समस्या आई थी, लेकिन उस समय भी था। क्यों, दूसरी बात, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा था वो इंग्लैंड से आने वाला चीप मशीन मेड जो गुड्स था उससे हम कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। यह भी एक समस्या थी कि हमारे इंडियन व्यूवर्स को काफी सफर करना पड़ा था। हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 में सारी चीजें हमने एक्सप्लेन की हुई है। कोई डाउट है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। और क्या है इसके अंदर, ध्यान देंगे आप। अगला टॉपिक क्या है हमारा। अब बात समझना कि ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस समय कहां पर डेवलप हुई। वेयर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वर सेटअप, मेनली कहां पर, गुजरात एंड महाराष्ट्र में। कहां पर, गुजरात एंड महाराष्ट्र में। क्यों भाई, अब याद करो इसके लिए आप सॉइल वाला चैप्टर, टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़े थे हमने। टाइप्स ऑफ सॉइल में हमने क्या पढ़ा था, एक ब्लैक सॉइल पढ़ा था, रेगुर सॉइल या कॉटन सॉइल। ऑब्वियसली बात है, जहां पर ब्लैक सॉइल मिलेगी वहां पर क्या होगा, अच्छा होगा कॉटन का प्रोडक्शन। अब आपको याद होगा तो इस तरह से हमने एक डेक्कन चार्ट बनाया था। इस पूरे एरिया में क्या बनती है, कॉटन सॉइल। तो महाराष्ट्र और गुजरात का एरिया कवर हो रहा है ना इसके अंदर। अब यहां पर ब्लैक सॉइल मिलेगी तो वहां पर कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा होगा। कॉटन का प्रोडक्शन जहां पर अच्छा होगा तो कॉटन इंडस्ट्रीज वहां पर सेटअप की जाएंगी। रीजन बिल्कुल क्लियर है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन। रीजन है क्यों वे गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास ही क्यों कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया। पहला रीजन क्लियर है, क्योंकि वहां पर क्या है कि रॉ कॉटन काफी अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल था। दूसरा रीजन क्या है बेटा, कि मार्केट अवेलेबल था। मार्केट मतलब खरीदने वाले लोग कैसे अवेलेबल थे, क्लियर दिख रहा है देखो यहां पर। पॉपुलस, गुजरात पॉपुलस है ना, यहां पर लोग खूब रहते हैं। लोग खूब रहते हैं तो खरीदने वाले, इसका मतलब खूब है, तो वहीं एक अखबार बनाओ और वहीं उनको बेच दो। ये तो हो गया इंडियन मार्केट की बात।
दूसरा, अब ब्रिटिशर्स एक्सपोर्ट करने के लिए कोस्टल लाइन है, वेस्ट में जाने के लिए सबसे इजी रास्ता है, वो भी हो गया कि ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज, ठीक है ना। लेबर काफी मिल जाती है, जब पॉपुलस है तो लेबर भी अवश्य बात है मिल जाएगी, कि खरीदने वाले मिलेंगे, इतने ज्यादा लोग रहते हैं तो काम करने के लिए लोग भी यहाँ पर खूब मिल रहे हैं। मॉइस्ट क्लाइमेट भी यहाँ का ऐसा है कि वहां पर अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है। तो ये कुछ रीजंस हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से टेक्सटाइल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप भी कहां पर, गुजरात एंड महाराष्ट्र में। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब इतनी बात अपन को समझ में आ गई तो थोड़ा सा और समझते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ दो चीजें और है। एक तो एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइडिंग लिविंग टू फार्मर्स, एग्रीकल्चर और फार्मर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि फार्मर्स क्या देंगे, रॉ कॉटन देंगे, तभी हो पाएगा ये चीज। दूसरी बात, कॉटन इंडस्ट्री में हमने एक चीज और देखी थी, क्या होता है बेटा, डाइंग एंड फिनिशिंग, गारमेंट प्रोड्यूसिंग, ये सब कहां होगा, ये फार्मर्स थोड़ी करेंगे। तो इसके ये किससे कनेक्टेड है, सपोर्ट्स मैनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल इंडस्ट्री, क्योंकि डाइंग करने के लिए क्या चाहिए, केमिकल्स चाहिए, डाइज, पैकेजिंग मटेरियल एंड इंजीनियरिंग वर्क्स, कपड़े वगैरह बनाने के लिए जो सिलाई मशीन वगैरह वो सब इंजीनियरिंग काम है। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री केवल खुद डेवलप नहीं होती है, अगर ये डेवलप होगी तो फार्मर्स भी डेवलप होंगे और अदर इंडस्ट्रीज को भी क्या किया जाएगा, इनके द्वारा डेवलप किया जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? नहीं है? आगे बढ़ते हैं बेटा फिर अपन। अच्छा, अब क्या बात खत्म होगी यहां पर, क्या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? है, इनको भी प्रॉब्लम्स भी है, कई सारे चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ते हैं। तो चैलेंजेस फेस्ड बाय कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, क्या है बेटा, चैलेंजेस फेस्ड बाय कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब ये क्या है, क्या चैलेंज है? और सबसे पहला चैलेंज क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग स्पिनिंग यूनिट्स बट वीक वीविंग सेक्टर। ये बड़ा कंफ्यूज सा करता है, स्ट्रॉन्ग स्पिनिंग यूनिट बट वीक वीविंग सेक्टर। अब देखो इसको ना बात समझो, बहुत ध्यान से समझना, कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई टफ चीज नहीं है, समझ जाओगे एक बार में तो बड़ा आसान है, नहीं समझोगे तो बड़ा मुश्किल है। तो क्या करना है, समझना है नहीं समझना है, तो समझो फिर क्या होता है। देखिए ये फार्म, यहां पर क्या हो रहा है, कॉटन ग्रो हो रहा है। फार्मर क्या करेगा, कॉटन फ्लावर्स है ना, उनको प्लग करेगा और किसको दे देगा, सेल टू स्पिनिंग, किसको दे देगा, स्पिनिंग, जो क्या करते हैं उससे स्पिनिंग करते हैं। स्पिनिंग में क्या होता है, इनसे यार्न प्रोड्यूस किया जाता है। इन कॉटन फ्लावर से क्या बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है। क्या बनता है, धागा। अब नो डाउट क्या नो डाउट है बेटा कि इंडिया में जो यार्न बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है बेटा, इट्स ऑफ वेरी हाई क्वालिटी यार्न बन रहा है। इसका मतलब हमारा कौन सा सेक्टर, स्पिनिंग सेक्टर तो बहुत स्ट्रांग है। कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, हमारा स्पिनिंग सेक्टर हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, नो डाउट। लेकिन अब ये तो एक काम हो गया, अब दूसरा काम क्या है कि ये जो यार्न बना है, अब क्या होगा आगे जाकर, ये जो यार्न बना है ना बेटा, इस यार्न को दिया जाएगा किसको, वीवर्स को। वीवर्स क्या बनाएंगे इससे, फैब्रिक। ये नहीं कर पा रहे हैं, ये सेक्शन हमारा कमजोर है। और उसके बाद इससे क्या बनेंगे, गारमेंट। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है उसके ऊपर अगर अपन फोकस करें तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमारे यहां पर जो यार्न प्रोड्यूसर है ना, वो क्या करते थे, अब वीवर्स तो है नहीं ना बीच में, अच्छा कपड़ा नहीं बना रहे, कपड़ा तो बहुत लो क्वालिटी का बनता है, कपड़ा लो क्वालिटी का बनता है, तो यार्न जो प्रोड्यूसर्स हैं ये इसको क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट। अब हमारा यार्न कहां गया, किसी दूसरे देश में, और हमारे जो गारमेंट प्रोड्यूसर्स हैं वो उसी देश में जाकर वहां से कपड़ा खरीद के लाएंगे। तो अब हमारे ही धागे से कपड़ा बना है, दूसरे देश में बना है, लेकिन वो महंगा हो गया।
यही काम इंडिया में हो जाता तो सस्ता पड़ता, बहुत अच्छा हो जाता। बात समझ में आ रही ना आपको? बस अच्छे से समझना इस बात को, क्लियर है ये चीज? तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। क्लियर? क्लियर है बेटा? तो देखो समझते हैं इसको, क्या लिखा है यहां पर, वही बात लिखी है, स्पिनिंग कंटिन्यूज टू बी सेंट्रलाइज्ड इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्पिनिंग का जो काम है ना वो तो सिर्फ एक जगह होता है, कुछ जगहों पे हो रहा है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, क्योंकि इन्हीं जगह प्रोडक्शन होता है और इन्हीं जगह स्पिनिंग का काम होता है। लेकिन उससे जो कपड़ा बनाने का काम है ना अलग अलग जगह हो रहा है। ये बात अच्छी है, अच्छी चीज है। जैसे कोई उस धागे से रेशमी कपड़ा बना रहा है, कोई धागे से क्या बना रहा है, बनारसी कपड़ा बना रहा है, कोई किसी और क्वालिटी का बना रहा है, कोई जॉर्जेट बना रहा है, अलग अलग तरह के टाइप के फैब्रिक बनते हैं ना, तो कई तरह के फैब्रिक्स क्या हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। क्या हो रहा है बेटा? कई तरह के फैब्रिक्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है, बहुत ध्यान समझना, 1 मिनट वेट करेंगे आप। हाँ, लेकिन समस्या क्या है बेटा, ध्यान देना। प्रॉब्लम यह है कि ये इतनी जगह डाइवर्सिफाई जो हो रहा है ना, इस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से क्वालिटी क्या नहीं हो पा रही है, मेंटेन नहीं हो पा रही है। क्या नहीं हो पा रहा है? डाइवर्सिफिकेशन की वजह से क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग। स्पिनिंग का प्रोडक्शन इंडिया में बहुत स्ट्रांग है, बट वीविंग सप्लाईज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक। लेकिन वीवर्स जो कपड़ा देते हैं ना वो बहुत ही लो क्वालिटी का हमको प्रोवाइड करवाते हैं, एज इट कैन नॉट यूज मच ऑफ हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। क्यों? इसी वजह से इंडिया में जो यार्न का प्रोडक्शन है ना वो बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है। मतलब यार्न जो अच्छी क्वालिटी का यार्न है ना वो इंडिया में यूज नहीं होता है, उसको दूसरे देशों में क्या कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। क्लियर? आगे देखिए और क्या लिखा है बेटा, ध्यान दो। इंपैक्ट क्या है इसका, इसका प्रभाव जो पड़ रहा है, किसका प्रभाव, कि हमारे इंडिया में क्या नहीं है, स्पिनिंग अच्छी है, वीविंग स्टॉक नहीं है। उसका इंपैक्ट क्या है? उसका इंपैक्ट ये है कि मैनी ऑफ आवर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न। हमारे यहाँ के स्पिनर्स क्या कर रहे हैं, हमारे कॉटन यार्न को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड अपीयरल और गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर वो क्या करते हैं, हैव टू इंपोर्ट फैब्रिक, फैब्रिक कहीं और से उनको लाना पड़ता है। समस्या है, समस्या है। अब इसका एनालाइज करें तो इसका समाधान क्या है? समाधान है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इंप्रूव आवर वीविंग सेक्टर। इसलिए जरूरी क्या है कि वीविंग सेक्टर को हमको इंप्रूव करना जरूरी है, इंस्टीड ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न इन लार्ज क्वांटिटीज। बात समझ में आ गई? इस बात को एनालाइज कर सकते हैं अपन इस चीज से। इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि अगर इंडिया में ही हमने वीविंग सेक्टर को क्या कर दिया, इंप्रूव कर दिया, तो हमारा एक्सपोर्ट ठीक है बढ़ रहा है, एक तरफ अच्छा लगता है, लेकिन इस एक्सपोर्ट की वजह से हमारा इंपोर्ट भी बढ़ रहा है। तो एक्सपोर्ट कम करके हम हमारे बहुत सारे इंपोर्ट को कम कर सकते हैं। क्लियर? आगे देखिए, ठीक है। और ये तो एक समस्या थी, क्या थी पहली समस्या। अब और समस्या देखते हैं, क्या समस्या है एक और, पावर सप्लाई इज इरेटिक, लाइट बार बार चली जाती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, पावर सप्लाई प्रॉपर अवेलेबल नहीं होती तो प्रोडक्शन बार बार रुक जाता है। और क्या समस्या है कि मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड। जो मशीन है ना वो बहुत पुराने जमाने की मशीन है, आज भी काम में ले रहे हैं। हमने हाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन को काम में लेना शुरू नहीं किया है। अगर उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनों को काम में लेंगे तो और समस्या का समाधान हो जाएगा। लो आउटपुट ऑफ लेबर, या तो लेबर काम करने नहीं चाहती है, उनको पैसा कम मिलता है, कोई भी रीजन है, लेकिन लेबर अपना 100% कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही है। और एक और है स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। पैराशूट जो कपड़ा आता है ना, सिंथेटिक कपड़ा, वो बाहर खड़ा है और वो कह रहा है कि नहीं कॉटन महंगा है, तुम बैठ जाओ, मेरे को काम मिलो। वो एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है। जैसे जूट के लिए क्या था, नायलॉन, इस जूट के लिए क्या था, नायलॉन था। क्लियर? तो ये चैलेंजेस थे। इसी के साथ आपका कॉटन टेक्सटाइल कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे अगला टॉपिक, जूट टेक्सटाइल। तो आज के लिए तो इतना ही है बेटा, बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई जस्ट होप आपको आज की सारी चीजें क्लियर होंगी। टिल देन, थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड।